वेलकम स्टूडेंट्स। हम अध्ययन कर रहे हैं पदार्थों का पृथक्करण। अब पृथक्करण में हमने पृथक्करण की विधियों के बारे में अध्ययन किया है कि जो हेस्सेन विधि है, जिसको बिनना विधि है, फिर चालना विधि है, उसके बाद में अपकेंद्रण विधि है, निथारना है, अवसादन है, थ्रेसिंग है, वाष्पीकरण है। इन विधियों के बारे में अध्ययन किया है। एक एक विधि के बारे में हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली। उसके बाद हमारा जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है, तो इससे कुछ अभ्यास क्वेश्चन है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो संतृप्त विलयन किसे कहते हैं कि जैसे एक बीकर ले लेते हैं। अब बीकर में जैसे 500 ml जल ले लिया, आधा लीटर क्या ले लिया, जल ले लिया। जब उसमें हम नमक डालते जाते हैं तो एक सिचुएशन या कंडीशन ऐसी आती है कि उसमें नमक घुलता नहीं है, कि तली में जमना शुरू हो जाता है। कि शुरुआत में जैसे हम नमक डालते हैं तो वह पानी में घुल जाता है, घुलता जाता है। फिर एक स्थिति में ऐसा होता है कि नमक घुलना बंद हो जाता है, कि जो बीकर होता है उसकी तली में जमना शुरू हो जाता है। तो उस विलयन को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन किसी द्रव्य में कोई अन्य पदार्थ घोलने से विलयन बनता है। ऐसा विलयन जिसमें और अधिक पदार्थ न घोला जा सके संतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि एक बीकर ले लिया, उसमें जल ले लिया, नमक घोलते हैं तो नमक घुल जाता है। एक सिचुएशन ऐसी आती है कि नमक घुलना बंद हो जाता है, उसकी तली में जमना शुरू हो जाता है, उसमें और पदार्थ नहीं घोला जा सकता। तो उस विलयन को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? उदाहरण लिखिए। जैसे कोई मिश्रण है, उसमें 2 या 2 से अधिक घटक मिले हुए हैं, तो वह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? उसको अलग करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलाए जाते हैं तो वह मिश्रण कहलाता है। कभी कभी किसी मिश्रण के विभिन्न अवयव का अर्थ होता है घटक, उपयोगी नहीं होते हैं बल्कि हानिकारक होते हैं। इसलिए मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। क्या होती है? पृथक करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण है जैसे अनाज है, दाल है आदि में उपस्थित कंकड़ है, जो फसल के साथ जो चारा होता है वह हो सकता है कि कण हानिकारक होते हैं। इसलिए हम इसको हेस्सेन विधि के द्वारा उनको अलग करते हैं, क्योंकि हम चयन कर लेते हैं कि जो कंकड़ पत्थर होता है उनको अलग कर लेते हैं और इन्हें निकाल देते हैं। पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप गुस्से एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे? हेस्सेन द्वारा ऐसा कर सकते हैं। हाथों के द्वारा जो बिन सकते हैं उनको चुनकर अलग कर सकते हैं। हेस्सेन द्वारा गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे? मिश्रण को एक गिलास में थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। मिश्रण के बाहरी अवयव गिलास की तली में बैठ जाएंगे। इसे अवसादन कहते हैं। आप जानते हैं कि जब हम बीकर लेते हैं और उसमें जल लेते हैं, 2 चम्मच मिट्टी मिला देते हैं, तो मिट्टी के कण भारी होते हैं, तो वह उस गिलास बीकर को हम मिलाते नहीं है, तो वह धीरे धीरे वे कण क्या हैं? बीकर के पेंदे में बैठ जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। फिर हम पानी को क्या कर लेते हैं? निथार लेते हैं, अलग कर लेते हैं। साफ जल ऊपरी परत के रूप में आ जाएगा। इस जल को धीरे धीरे अन्य गिलास में ले लेते हैं। तो ये क्रिया आप जानते भी हैं।
जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। गर्मियों में हम बनाते हैं। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं, इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? हमें शिकंजी में चीनी घोलने के बाद बर्फ डालनी चाहिए। कि चीनी को जब हम पानी में जो नींबू का रस होता है उसमें मिलाने के बाद में ही बर्फ डालनी चाहिए, क्योंकि गर्म पानी होता है उसमें चीनी जल्दी घुल जाती है, ठंडा पानी होता है उसमें चीनी देरी से घुलती है। और यदि हम पहले बर्फ डाल देंगे देरी से चीनी भी घुलेगी, साथ में पानी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, जो बर्फ है उसका जितना प्रभाव प्रदर्शित नहीं होगा। बर्फ डालने से पहले चीनी घोलना अधिक संभव होता है। ठंडे पानी में चीनी घोलना कठिन होता है, कि जो गर्म पानी होता है उसमें चीनी जल्दी घुल जाती है, शीघ्र ही घुल जाती है, और ठंडे पानी में समय अधिक लगता है। इसलिए हमें बर्फ को शिकंजी में बाद में डालनी चाहिए, चीनी को पहले ही डाल देनी चाहिए।